अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नैब यहाँ एक्शन देती है, यहाँ अदालत जो है वो रिलीफ दे देती है। तो नैब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को बुलाया था। बुशरा बीबी ने नैब के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी लेटर का जवाब तक नहीं दिया, और यही काम इमरान खान का है। हालांकि फराह गूगी को जो नैब ने लेटर लिखा था उसका जवाब तो आया तोशाखाने के हवाले से, लेकिन जो बकिया FIA और एंटी करप्शन और नैब फराह गूगी को बुला रही है वो नहीं आ रही है। मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आखिर इंटरपोल से रब्ता कर लिया फराह गूगी को लाने के लिए, और मेरी ये भी इत्तला है कि इंटरपोल की इस सिलसिले में एक्टिविटी शुरू हो गई है। फराह गूगी दुबई में है, अबू धाबी में है, या US में है, या UK में है, क्योंकि मुल्कों के कवानीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन अब ये लगता है जो सूरत हाल है, जो बहुत सॉलिड चीज़ें आ रही हैं, जैसे महमूद खान भट्टी साहब का जो इकरारनामा आया है, वो इकरारनामा महमूद खान भट्टी साहब का कोई मामूली तो नहीं है, या महमूद खान भट्टी कोई मामूली आदमी तो नहीं है। और इससे पहले जो ऑडियोज़ आई हैं वो सारी चीज़ें खोल के रख रही हैं। उसमें जजों का किरदार भी सामने आ रहा है, उसमें परवेज़ इलाही और मोनस इलाही का किरदार भी सामने आ रहा है, उसमें ख़ुद भट्टी साहब का किरदार भी सामने आ रहा है, और इसी तरह रिलेटेड PTI के जो पंजाब के अहम लीडर हैं उनकी तमाम करप्शन की चीज़ें आ रही हैं। और इसी तरीके से बुज़दार साहब, फराह गूगी, गुज्जर और बुशरा बीबी बिल्कुल इंटैक्ट है, इनके नाम आ रहे हैं। भट्टी साहब ने जो डिस्क्लोज़ किया है, अभी तो छोटी सी वीडियो आई है, और इस वीडियो में उन्होंने इससे पहले वाली जो उनका स्टेटमेंट था वो आया था, तो उस स्टेटमेंट में आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया था। लेकिन इसके बावजूद जो मेरी इत्तलात हैं कि ये तो उन्होंने 2 मिनट की कोई वीडियो है, लेकिन इनका बयान तो कोई 50 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा है। तो सोचिए 40-50 मिनट में महमूद खान भट्टी साहब ने क्या कुछ नहीं बता दिया होगा। और मैं बहुत पहले बता चुका था जब इनकी गिरफ्तारी ईरान जाते हुई थी कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए थे, वो उसी वक्त राज़ी हो गए थे। और महमूद खान भट्टी ठीक है, उन्होंने क्राइम किया, करप्शन किया, लेकिन उनको दबाव में ला के किया गया, उनको रिश्वत दे के किया गया, यानी उनको प्रोमोट किया गया। तो अब उनकी जो महमूद खान भट्टी की स्टेटमेंट के बाद और सबूत जो मिले हैं इस वक्त इदारों को, उसके बाद क्लियर कट फराह गूगी की गिरफ्तारी इंटरपोल से बनती है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह इंटरपोल एक्टिव हुई है, तो फराह गूगी जहां भी होंगी ये रिस्ट्रिक्शन पूरी करके उन्हें गिरफ्तार करके पेश कर दिया जाएगा। और फराह गूगी जिस दिन पाकिस्तान आ गई और वो आपको वो वादा माफ बन गई, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे, उसमें पंजाब के लोग भी एक्सपोज होंगे, उसमें मरकज़ के लोग भी एक्सपोज होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज होगा वो इमरान खान और बुशरा बीबी और 1-2 और अफसर हैं जो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एक्सपोज होंगे। तो ये यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और अभी बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस बन चुके हैं उस सिलसिले में नैब FIA फैसला किया इमरान खान ने कि बुशरा बीबी किसी सूरत में नहीं जाएंगी, चुनांचे वो किसी नैब के लेटर का, FIA के लेटर का, एंटी करप्शन के किसी लेटर का वो जवाब नहीं दे रही। इसके साथ साथ जो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो 2 मैं और बात आपको कर दूं। आज 22 तारीख़ है, आज पार्लियामेंट का इजलास है। 7 घंटे के इजलास में जो वहाँ पर तय हुआ, आज हम देखते हैं कि ये हुकूमत उन तमाम चीज़ों को जो डिस्कस किया गया
करारदाद की सूरत यानी एजेंडे में लाती है, या रातों रात फिर उसका प्रोग्राम चेंज हो गया। मैं अगले व्लॉग में इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, आपको पता है ये दोनों इमरान खान के करीबी रिश्तेदार भी हैं। जावेद बरकी, माजिद ख़ान, इमरान ख़ान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, इमरानुल्लाह नियाज़ी, ये इमरान की एक एक चीज़ जानते हैं। तो कल मेरे प्रोग्राम में इनामुल्लाह नियाज़ी ने जो चीज़ डिस्क्लोज़ की है अभी, वो चीज़ जो है वो आपके कुछ बहुत ही ख़तरनाक है, और डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद की बात कंफर्म होती है। और मैं एक क्रिस्टोफर थॉमस का आपको वो दिखाता हूँ, क्या नाम है, जो साउथ कॉरेस्पॉन्डेंट थे साउथ एशिया के, तो वो टाइम्स ऑफ यूके के बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे। उन्होंने भी अपने उस दस्तावेज़ात में, उस लेटर में ये जो चीज़ें की थी वो यहाँ से कंफर्म होती। किससे कंफर्म होती है? जनाब इनामुल्लाह नियाज़ी से। और इनामुल्लाह नियाज़ी ने वादा किया है कि अभी तो ये 10-15% इमरान खान को आपने देखा है, अभी तो 20, यानी अगर आपने 80% देख लिया। पीडीएम वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही नहीं है कि वो क्या है, हम जानते हैं, हम इसके साथ जाते रहे और क्या कुछ हुआ है, चंद बातें हुई है, मैं अगले व्लॉग में आपको दूंगा। यहाँ तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो आपके 3 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जिन जजेस का जो है वो आपके जो इल्ज़ामात लेंगे संगीन, क्या अदालत के जजेस हर चीज़ से बाहर हैं, जो चाहें कर दें, फैसला गलत कर दें, किसी को फांसी पे लटका दें, किसी की हुकूमत को गिरा दें, कौमी सलामती को ख़तरा लाक कर दें, मईशत तबाह कर दें, इंसाफ तबाह कर दें, कानून और आइन तबाह कर दें, उनको कोई कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कह सकता। और करप्शन भी करें, औलाद के ज़रिए किए जाए, एक अहम ओहदे में बैठ के किया जाए, मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें सामने हैं, ऑडियो भी सामने है, उनकी आवाज़ भी सामने है। महमूद खान भट्टी का एतराफ़ी बयान बड़े आराम से सोफे में बैठ के वो दे रहे हैं, वो भी बयान सामने है। किसी ने मशवरा दिया है, किसी ने मशवरा दिया है जज साहब को, मज़ाहिर नकवी को, कि रेफरेंस तो 3 आ चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, अमल बिल मारूफ में तो फ़ौरन रेफरेंस आने के बाद चीफ जस्टिस साहब आपको इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इंसाफ कर देना चाहिए। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो फिर कहाँ है? 3 रेफरेंस आ चुके हैं मुजाहिर, और अब ये नया पूरा फलंदा आ चुका है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस खुला, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लोग बैठेंगे वो मेरिट के लोग होंगे। वहाँ अगर कोई चाहे भी हिमायत करना तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वोटिंग का फ़र्क है। ये एक ऐसा आपके स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो जजेस भी हैं जिनको हटाकर बेंच बनता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप उनको नहीं हटा सकते। मतलब जस्टिस तारिक हैं, जस्टिस काजी फाजिल ईसा हैं, आपके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आप इनको कैसे बनाएंगे? ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो चुनांचे पुरजोर हमने मालूम की बार काउंसिल से, वो कहते हैं जनाब हमने तो दिया है और हम कह रहे हैं। हमने जजेस से मालूम किया जो आपके रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने कहा अब तक तो आ जाना चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 3, और उसके साथ साथ मजीद आ रहे हैं। अब बताए ना, मज़ाहिर नकवी साहब, जस्टिस साहब, इल्ज़ाम है। ये तो प्रूफ उस वक्त होगा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ऐसा लगता है कि वो इस वक्त नीचे चला गया है। हालांकि ये बहुत अहम मसला है। ये मसला सिर्फ मज़ाहिर नकवी का नहीं है, ये मसला इंसाफ के इदारे का है।
सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट और इज्जत का है, सुप्रीम कोर्ट की अवाम पर एतमाद का है, आइन और कानून का है, शरीयत का है। ये इतने सारी चीज़ें इसमें बेस करती हैं। ये सिर्फ मज़ाहिर नकवी का नहीं है, मज़ाहिर नकवी का ये केस सुप्रीम कोर्ट की हैसियत पे सवाल है, वहाँ पे बैठे हुए जज के किरदार पे सवाल है, इंसाफ और कानून और आइन पे सवाल है, अवाम का इस इदारे के ऊपर एतमाद का सवाल है। और दुनिया में पाकिस्तान के जस्टिस 147 से 198 चली जाए उसका भी सवाल है। तो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसके लिए हर लेवल पर जो है वो बात की जा रही है कि जी इसको आना चाहिए, और अगर ये चीज़ें गलत हैं तो फिर इस जज के ऊपर से ये तमाम चीज़ें निकल जानी चाहिए। क्यों फिर ये इतने बड़े इल्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठे, जहां मुल्जिम किसी वक्त खड़े होकर कह सकता है कि मैं भी मुल्जिम हूं, आप भी मुल्जिम हैं, मैं भी मुल्जिम हूं, आप भी मुल्जिम हैं, मैं भी मुल्जिम हूं, आप भी मुल्जिम हैं। आप मेरा केस कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि आप पर भी इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम है। मेरे ऊपर रिटर्न यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस आया है मेरी क्राइम का या करप्शन का। मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, मुअज़्ज़िज़ अदालत में, मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने। तो उन जजेस में भी एक जज, 2 जज या 3 जज पे संगीन इल्ज़ाम है। आप पे भी इल्ज़ाम है, मुझ पे भी इल्ज़ाम है। तो आप मेरा फैसला कैसे कर सकते हैं? अगर इल्ज़ामात आपके लिए इल्ज़ामात है तो इल्ज़ामात मेरे लिए भी इल्ज़ामात है। अगर वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जिस पर आप फैसला करने जा रहे हैं, तो वो रिटन रेफरेंस जिस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना है, वो क्यों डिले? एक सवाल कर सकता है एक आदमी। इंसाफ तो सबके लिए है, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो इस मुल्क का वजीर आज़म हो, सदर हो, और आपके किसी इदारे का सरबरा हो, या चीफ जस्टिस हो, या कोई सीनियर जज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जिस बेंच पे हैं, बार काउंसिल वाले कहते हैं इनको फौरी रोक देना चाहिए जब तक इनका फैसला नहीं आता है। और हम भी यही कहते हैं कि फैसले आने से पहले कोई मुजरिम नहीं हो सकता, मुल्जिम तो हो सकता है। तो इसीलिए अगर मज़ाहिर नकवी बेंच में बैठे और कोई खड़े होकर कह दे कि सर आप अभी तो जुर्म मेरा साबित नहीं हुआ है, मैं तो मुल्जिम हूँ, तो एक मुल्जिम दूसरे मुल्जिम का केस कैसे सुन सकता है? आप भी मुल्जिम हैं, क्योंकि आप पर भी इल्ज़ाम लगा हुआ है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है रिटर्न, तो आप पे भी रिटर्न इल्ज़ाम है। मेरा फोरम है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ दरख्वास्त आई है तो मैं हाजिर हो गया हूँ। आपकी दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई है, उसका क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके इलेक्शन का। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब इलेक्शन हो, और इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे। इमरान खान ने इस मुल्क में वो इंतशार पैदा कर दिया है। हालांकि हुकूमत भी भाग रही है इलेक्शन से, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत बयानी नहीं करेंगे। हुकूमत इलेक्शन के मूड में ही नहीं थी, इसीलिए उसने चीज़ों को आगे पीछे किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन कराए या थोड़ा सा आगे ले जाए, और जाहिर है कि आइन इस बात की इजाज़त देता है कि अगर इलेक्शन के हालात नहीं हैं जो कि इमरान खान ने पैदा कर दिया है, तो फिर, और देखें आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, 4 हमारे बेहतरीन अफसर शहीद हो गए ISI में, अंगोला में। तो हालात तो ये हैं, और थ्रेट लेटर ऑलरेडी मौजूद है, और इंटेलिजेंस ने मौजूदा इस वक्त आने वाले इलेक्शंस को खूनी इलेक्शंस का है, और ये कहा है कि जी थ्रेट है। तो इसके बावजूद, और फंड्स भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सूबाई इलेक्शन हो सके। तो दानिश अल्लाह हाफिज़।